आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमरिज्म। फर्स्ट चैप्टर था हमारा वो सिंपल आइसोमरिज्म के ऊपर बेस्ड करता था, जिसका टाइटल था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और आज हम बात करने जा रहे हैं वो है थोड़ा सा उससे कम्प्लेक्स आइसोमरिज्म, जिसको स्टीरियो आइसोमरिज्म में हम पढ़ेंगे। स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ये भी सेम होता है सब्सटेंस का, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है। सर फिर डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस आएगा 3D अरेंजमेंट में। 3D अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन जो होती है, अब यहाँ पे बनाकर दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। तो 3D अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन जो होगी वो डिफर करेगी, डिफरेंट होगी, याद रखना है। जब आप किसी सब्सटेंस को रोटेट करवाते हो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, तो उसमें जो आप कह सकते हैं 3D अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, याद रखे रोटेशन जो होती है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के अराउंड पॉसिबल है, पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। अगर आप बात करें ऐसे कि ये आपका पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, वर्क कर रहा है। अगर आप रोटेट करवाना चाहेंगे तो ये पाई बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक कर जाएगा यहाँ से, तो रोटेशन पॉसिबल नहीं होती क्योंकि पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। जबकि सिग्मा बॉन्ड ऐसे होता है जिसमें न्यूक्लियस एक दूसरे के अंदर तक धंसे हुए होते हैं, और जब आप इन्हें रोटेट करवाते हैं तो ये इजीली रोटेट कर जाते हैं क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है। और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रोंगर बॉन्ड। अब आपने सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करवाई तो मैंने आपको एक बात बताई थी, पहले भी डिफरेंस बताया था। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जब रोटेशन करवाते हैं तो आपको कन्फर्मर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कन्फर्मर मिलते हैं। उसको आप कन्फर्मर बोलते हैं। जब आप सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करवाते हो तो जो अरेंजमेंट होती है एटम की वो डिफरेंट होती है, तो उसके नतीजे में जो आपको चीज मिलती है उसको आप कन्फर्मर बोलते हैं। ठीक हो गया। अब मालिक्यूल जो होते हैं वो रोटेशन क्यों शो करवाते हैं? अब इसके पीछे दो तीन रीजन है। नंबर वन के मालिक्यूलर रिपल्शन, मालिक्यूलर रिपल्शन होती है और वो अपना प्लेन चेंज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिपल्शन से अवॉइड किया जाए, तो वो रोटेट कर जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है रिपल्शन को हम बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर कंसीडर करते हैं। तो दो तरह की रिपल्शन हो सकती हैं। एक तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो सकती है, यानी आपसी इलेक्ट्रॉन्स की जो रिपल्शन है उसको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कहते हैं। इसको टार्शनल स्ट्रेन भी बोलते हैं, टार्शनल स्ट्रेन भी इसे कहते हैं। और दूसरी आपके पास होती है सर, वो है रिपल्शन ड्यू टू साइज, और इसको आप वेंडरवाल स्ट्रेन भी कहते हैं। वेंडरवाल स्ट्रेन, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप जो होते हैं लाइक एक कार्बन पे यहाँ CH3 लगा हुआ है और यहाँ भी CH3 लगा हुआ है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस तरह की जो रिपल्शन होती है वो आपके पास वेंडरवाल स्ट्रेन कहलाती है। अब केमिस्ट्री में अगर मैं आपको सिंपल बात बताऊं कि मॉलिक्यूल क्यों रोटेट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये ट्री है। ठीक है, इसके साथ कोई आदमी जो है वो बांधा गया है यहाँ पर, कोई भी पर्सन है वो यहाँ पर बांध दिया गया है दरख्त के साथ। अब एक दिन
बांधा रखे उसे दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन। तो अब जब आप उसमें नोटिस करोगे तो उसके अंदर गुस्सा पैदा हो जाएगा, स्ट्रेन पैदा हो जाएगी। वो चाहता है फ्रीडम से मूव करना, अपनी मर्जी से खाना पीना, वॉक करना, जो करना भी चाहता है उसकी चॉइस है। तो जब आप मालिक्यूल को भी स्टॉप करके रखते हैं तो उनके अंदर स्ट्रेन पैदा हो जाती है, और वो चाहते हैं कि उस स्ट्रेन को वो रिलीज करें। तो वो रिलीज कैसे करते? जब वो मूवमेंट शो करवाते हैं। तो यही रीजन होती है कि जो मालिक्यूल होते हैं वो मूव करते हैं, अपनी रोटेशन चेंज करते हैं, ओरिएंटेशन बदलते हैं। मिसाल आपको देता हूँ। आपके पास ये एक्स कंपाउंड था, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसके ऊपर 50% स्ट्रेन लग रही थी, ये बड़ा ही ज्यादा स्ट्रेस में था, स्ट्रेन में था। तो ये अकेला कंपाउंड था जब स्ट्रेस में था। इसकी सिंपल मिसाल पता क्या है? कि आपने बिजनेस करना हो, आपके आपको 1 लाख रुपए चाहिए, आपके पास 25,000 हो। तो आप कहते कि 3 पार्टनर और मिल जाए तो आपका बोझ जो होता है वो कम हो जाता है। चारों मिलके आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये कैसा करता है फिर? ये लाइक इसने 10 डिग्री अपने आप को रोटेट किया और ये एक्स प्राइम बन गया। फिर 20 डिग्री आपने आप को रोटेट किया तो ये एक्स डबल प्राइम बन गया। फिर 30 डिग्री किया तो ये एक्स ट्रिपल प्राइम बन गया। आप दोबारा से रोटेट करेगा तो वही कंपाउंड वापस आ जाएगा, एक्स। तो इट मीन्स सर यहाँ पे इसके पास 50% स्ट्रेन लग रही थी, या 100 कह लेते हैं, चले आसानी रहेगी। 100% स्ट्रेन इस अकेले बंदे के ऊपर लग रही थी। अब इसने अपनी स्ट्रेन को डिवाइड कर दिया 4 हिस्सों में। तो इसके ऊपर अब कितनी लग रही? 25%, और बाकी सब पे भी 25% लग रही है। तो यही रीजन होती है कि मालिक्यूल रोटेट करके अपनी जो अरेंजमेंट होती है, ओरिएंटेशन होती है, वो चेंज करते हैं और वो स्ट्रेन को डिवाइड कर लेते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब रोटेशन के लिए एनर्जी कितनी चाहिए होती है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है सिग्मा बार के अराउंड रोटेशन के लिए, वो ऑलमोस्ट 5 किलो कैलोरी पर मोल होती है। जबकि हमारे जो सराउंडिंग की एनर्जी होती है वो तकरीबन 25 किलो कैलोरी पर मोल है। तो डेट्स द मेन रीजन के सिग्मा बाड के अराउंड रोटेशन जो होती है वो फ्रीली होती है, हमें बाहर से कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ती। वो सराउंडिंग के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो मूव करते रहते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास है बाड एंगल की बात करते हैं हम। बाड एंगल क्या होता है? बाड एंगल आपको पता है, दो एटम्स के दरमियान जो एंगल बनता है बाड एंगल कहलाता है। लाइक ये आपके पास एक कंपाउंड है। तो अब यहाँ पे ये जो दो एटम के दरमियान बाड एंगल है, ये इसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और ये बाड एंगल कहलाता है। ये तो सिंपल है ना बाड एंगल। तो अब डायहेड्रल एंगल होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री में हम उसको ज्यादा स्टडी करते हैं रेदर देन बाड एंगल। देखिए डायहेड्रल एंगल जो होता है वो दो कार्बन एटम्स के साथ लगे हुए ग्रुप्स के दरमियान होता है। मिसाल दूं, अगर इसको मैं रेज करूं ये, और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये जो एंगल है लाइक ये CH3 और इसके CH3 के दरमियान जो एंगल बन रहा है, दो कार्बन एटम्स के ग्रुप्स के दरमियान जो एंगल होता है, दो एडजेसेंट कार्बन एटम के एटम्स के दरमियान जो एंगल बनता है उसको डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। डायहेड्रल एंगल। जबकि बाड एंगल होता है वो एक ही एटम के ऊपर लगे हुए एटम्स या ग्रुप के दरमियान में होता है। जबकि डायहेड्रल एंगल जो होता है वो दो कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड एटम या ग्रुप्स के दरमियान में जो एंगल होता है उसको डायहेड्रल एंगल कहते हैं। ठीक हो गया जी।
तो ये याद रखना है आपने। ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, आगे चलकर आपको ये बातें समझ आ जाएंगी मजीद। अब हम बात करते हैं मालिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन की। मालिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन। सर आप मालिक्यूल को राइट कर सकते हैं तीन तरीकों से। नंबर वन है आपके पास सा हॉर्स प्रोजेक्शन। सा हॉर्स प्रोजेक्शन है। इसके अकॉर्डिंग दो तीन कंडीशन है। नंबर वन, आपने सिलेक्ट करना है कोई से दो एटम्स को, एनी टू एडजेसेंट एटम्स, कोई से दो एटम्स को आपने सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया। और उनको आपने स्लैंट लाइन के जरिए लिखना है, ऐसे तिरछा लिखना है, और उनके दरमियान एक स्लैंट लाइन लगा देनी है, तिरछी लाइन जिसे बोलते हैं। ठीक हो गया, अबाउट 45 डिग्री के एंगल पर। ये सेकंड काम था, स्लैंट लाइन लगाना। और तीसरा, उनको आपने 120 के एंगल पर अरेंज करवा देना है। जस्ट ये काम है कि मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। आपके पास ये एक कंपाउंड है CH3, ये है सर। अब आपने दो कार्बन ले लिए, 1 और 2, तो वैसे इसको डॉट से लिखते हैं हम। ये कार्बन 1 है और ये 2 है। आपने इनके दरमियान स्लैंट लाइन लगा दी सर, लगा दी। कार्बन 1 के साथ ग्रुप लगे हुए हैं, एटम या ग्रुप लगे हुए हैं, उनको 120 के एंगल पे अरेंज करवा दें। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनानी है आपने। सर ये बन गई। आप देख लें, मुश्किल नहीं है, ये बन गई है। ठीक हो गया। तो ये साहस प्रोजेक्शन है, बहुत ही आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद अगर लोन पेयर हो, लोन पेयर वाला कंपाउंड हो, तो उसको कैसे लिखना है, तो वो भी आसान है। ये जरूरी नहीं कार्बन के लिए ये हो, कार्बन के अलावा हेट्रोएटम भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, 1 और 2। यहाँ नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन आ गया इसके साथ, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन आ गया इसके साथ, यहाँ पे और ये लोन पेयर। सर ये जो प्रोजेक्शन है इसको साहार्स प्रोजेक्शन कहते हैं। इसके बाद आ जाती न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन जो बेसिकली होती है, ये आप साहार्स प्रोजेक्शन से ही ड्राइव करते हो। लाइक आपके पास एक ये कंपाउंड था जिसकी आपके पास न्यूमैन साहार्स प्रोजेक्शन गिवन थी। अब आपने क्या करना होता है, मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप ये कार्बन, दो कार्बन ले लेने कोई से, उसको एक को 1 कह देना है, एक को 2 कह देना है। अगर आप इस कार्बन को देखें यहाँ से देखें, तो जो पीछे वाला कार्बन होगा वो आपको नजर नहीं आएगा। एक अनसीन है और दूसरा आपको नजर आ रहा है, सीन है, हो सकता है। तो इसको जो नजर आ रहा है उसको हम कहते हैं कि ये जो कार्बन है ये क्लियर है, हमारे पास ये नजर आ रहा है, सीनेबल है। तो इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। और जो नजर नहीं आ रहा उसको हम सर्कल से डोनेट करते हैं। बस ये काम है। अब जो नजर आ रहा है उसके साथ ग्रुप को 120 के एंगल पे अरेंज करवा दे। पहले कौन सा लगा हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, CH3, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सर इसको अरेंज करवा दिया, ठीक हो गया। अब सर्कल की बारी आ जाती। सर्कल के साथ दो हाइड्रोजन है और एक CH3 है। सर्कल के साथ दो हाइड्रोजन, एक CH3।
इनको भी 120 के एंगल पे अरेंज करवा देते हैं। CH3, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, देख रहे हैं आप, 120 के एंगल पे हमने इनको अरेंज करवा दिया है। तो ये जो प्रोजेक्शन है आपके पास, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है और ये ड्राइव की गई है साहार्स प्रोजेक्शन से। ये नोट कर लेना है इसको। इसके बाद लास्ट वन है वो आपके पास, थर्ड जो है वो फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर्स प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन जो होती है, इसमें एक वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, और मोर देन वन हॉरिजेंटल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन जो होती है वो वन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है मोर होती है, मोर देन वन हो सकती हैं, ठीक है। और अब इंटरसेक्शन होता है लाइंस का ना, ये इंटरसेक्शन है। तो जहां पे ये इंटरसेक्शन होगा वो बताता है कार्बन को। यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, मीन इसमें एक ही कार्बन है, बाकी सारे हाइड्रोजन है। अब लाइक इसमें देखें, यहाँ पे सर काउंट करें, 1 2 और 3, तो यहाँ पे कार्बन जो है आपके पास 3 है, ठीक है। यहाँ पे काउंट करें तो यहाँ एक ही कार्बन है। तो इंटरसेक्शन जो होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो आपका कार्बन को डोनेट कर रहा है। और जो हॉरिजेंटल पे है वो लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं ग्रुप्स को। अब इनमें एक और बात भी नोट कर लें, जो वर्टिकल लाइंस पे ग्रुप होते हैं, लाइक ये है, ये एक ग्रुप है, ये बिलो द प्लेन होते हैं, ये बिलो द प्लेन है। और जो हॉरिजेंटल लाइंस पे ग्रुप होते हैं, ये अबव द प्लेन है। ये क्या है, लाइक ये है, ये अबव द प्लेन है, अबव प्लेन से ऊपर होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ। ये ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री अच्छे से एक्सप्लेन करती है, अबव एंड बिलो द प्लेन। ये चारों के चारों प्लेन में है, मैं तो ये ऐसे ही समझाता हूँ स्टूडेंट्स को, ये चारों के चारों प्लेन में है। अगर ऐसे एक ऊपर एटम लगा दिया जाए, ये जो होगा ये अबव द प्लेन है, देख रहे हैं आप, प्लेन से ऊपर जा रहा है, तो बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। और ये एक नीचे है, ये बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन में अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, सारी चीजें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कन्फर्मर्स की ही, कि कन्फर्मर क्या है। कन्फर्मर की बात मैंने आपको वैसे तो डेफिनेशन बता दी है कि सिग्मा बाउंड के अराउंड रोटेशन होती है, उसके नतीजे में जो आपको डिफरेंट ओरिएंटेशंस मिलती हैं वो कन्फर्मर कहलाती हैं। अब हम कन्फर्मर बनाना चाहते हैं इथेन के, हम इसके कन्फर्मर बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रा करनी आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती, न्यूमैन डायरेक्टली आप ड्रा नहीं कर सकते, तो आपको पहले इसको ड्रा कर लेना है साहार्स फॉर्म में। साहार्स फॉर्म में ड्रा करने के बाद आप क्या करेंगे, न्यूमैन में फिर ड्रा कर लेंगे आसानी से, वो आपको पता है। तो मैं इसकी डायरेक्टली लिख रहा हूँ न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो ये इस तरह से बनेगी, थोड़ा सा समझना है। ये सर्कल वाले कार्बन पे जो एटम लगे हुए हैं उसको पूरा कर रहा हूं मैं पहले, फिर बात आ जाएगी जी जो डार्ट के साथ लगे हुए हैं। ये अब हम एक एंगल फिक्स कर लेते हैं अपनी मर्जी से कि इसके अराउंड हमने रोटेशन करवा के देखनी है। हम क्लॉकवाइज रोटेशन करवाते हैं 60 डिग्री की, चूंकि इनके दरमियान जो ऑलमोस्ट एंगल है वो 60 डिग्री है, और यहां से यहां तक का जो एंगल है वो 120 डिग्री है, ये तो आपको पता है। ठीक हो गया जी। अब सर 60 डिग्री रोटेशन करवाएंगे जैसे ही आप, तो ये जो हाइड्रोजन होगा वो इसके
ऊपर आ जाएगा। मतलब ये इस तरह से होगा। पैरेलल एक दूसरे के बराबर ऊपर आ जाएंगे। थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे ना, डायहेड्रल एंगल कितना है, वो 0 होगा। यहाँ डायहेड्रल एंगल कितना है, वो 60 डिग्री है। ठीक हो गया। रोटेट बाहर वाले करेंगे, जो सर्कल के साथ लगे होते हैं। अब मजीद आप 60 पे रोटेट करवाओ, आपको वही कंपाउंड दोबारा से मिल जाएगा। आप करवा के देख सकते हैं, आपको वही जो अरेंजमेंट होगी वो दोबारा से मिल जाएगी। ले जी। इट मीन्स के बस ये दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं इसके। ये होता है स्टैगर्ड फॉर्म, और ये होती है इक्लिप्स फॉर्म। देखें बात क्या है कि अगर डायहेड्रल एंगल जो है वो नॉट जीरो के बराबर है, यानी जीरो नहीं है, तो वो स्टैगर्ड फॉर्म होगी। अगर एंगल जीरो आ जाता है, वो इक्लिप्स फॉर्म होगी। ठीक हो गया। तो ये आगे भी मैं आपको बताता हूँ। डायहेड्रल एंगल जो है वो 60 है तो स्टैगर्ड है, डायहेड्रल एंगल 0 है तो इक्लिप्स फॉर्म होगी। अब 0 डिग्री और 60 डिग्री के दरमियान जो भी एंगल होगा वो स्क्यू फॉर्म कहलाएगी। क्या होगी वो? स्क्यू फॉर्म कहलाएगी। 0 डिग्री और 60 डिग्री के दरमियान जो एंगल होगा वो स्क्यू फॉर्म होगी। आप लोग बताएं, ज्यादा कौन सा स्टेबल है, जिसके दरमियान 60 का एंगल है या जीरो वाला जी? 60 के एंगल में। हाँ जी, 60 वाला होगा, क्योंकि एटम्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। लेकिन जीरो में तो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं एटम। तो याद रखे, इक्लिप्स फॉर्म जो होती है उसमें ज्यादा रिपल्शन होती है एज कंपेयर टू स्टैगर्ड फॉर्म। और बात करें, स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर स्क्यू फॉर्म, फिर आ जाती इक्लिप्स फॉर्म। तो ये तीनों फॉर्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर इनकी एनर्जी का प्रोफाइल भी आप देखते हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन ड्रा करें और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका ग्राफ ऐसे आता है। अब यहाँ पर सर आप देखिए, ये जो बिलो वाली फार्म्स हैं ये स्टैगर्ड होती हैं, और जो अबव वाली फार्म है ये इक्लिप्स्ड होती है। मतलब इनकी एनर्जी ज्यादा होती है एंगल ऑफ रोटेशन के साथ। जब हम ग्राफ इनका प्लॉट करते हैं तो इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो प्रॉब्लम आ जाती है फिर रिपल्शन वाली यहाँ पे। इसके बाद हम एक और जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करते हैं। उससे जो होगा, आपके मजीद जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इस स्ट्रक्चर के बाद आपको समझ आ जाएंगे। आपके पास है ब्यूटेन एंड ब्यूटेन। इसका मैं चाहता हूं कि न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रा करके एक्सप्लेन करूं। थोड़ा सा यहाँ पे गौर से सुनना है आपने। ये सर्कल वाले जो हैं बाहर वाले, मैं उसको पहले लिख लेता हूँ 120 के एंगल पे। लेकिन सर ये हो गए पूरे। अब जो पॉइंट वाले हैं उसको लिख लेते हैं। अब
यहाँ पे आप जरा गौर करें तो डायहेड्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन 1 है, ये जो बाहर वाला सर्कल वाला कार्बन ये 1 है, और ये कार्बन 2 है, तो इनके दरमियान ये एंगल 60 वाला है। ठीक है। अब मैं रोटेशन करवाता हूँ 60 डिग्री की, तो आपको पता है कि ये CH3 इसके ऊपर आ जाएगा हाइड्रोजन के। ठीक हो गया। और इसी तरह ये जो हाइड्रोजन होगा इसके ऊपर आ जाएगा। जो रोटेट करेंगे वो बाहर वाले ग्रुप्स ही रोटेट करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। ये ऐसे हम लिख देते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और CH3। अब सर जो ग्रुप्स आए हैं, CH3 इसके ऊपर आ गया, फिर हाइड्रोजन इधर आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। ये बाहर बना देते हैं। ये अब एंगल देखें जरा, डायहेड्रल एंगल ओवरलैप कर चुके, जीरो होगा यहाँ पे। फिर आप दोबारा से इसको रोटेट करवाते हो 60 के एंगल पे, तो दोबारा से आपको जो चीज मिलती है वो ये होती है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, CH3। आप खुद से करवा सकते हो रोटेशन, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। H ये मिलती है। अब अगेन आप इसकी रोटेशन करवाते हो तो आपको ये फॉर्म मिलेगी, दोबारा से ये ओवरलैप कर जाएंगे। ये CH3 की बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपको समझनी है। सर ये एक दूसरे के ऊपर आ गए दोबारा से, डायहेड्रल एंगल जो हो गया वो जीरो हो गया। अब मैं आपको चारों फॉर्म्स एक्सप्लेन करता हूँ। जो पहली फॉर्म है वो एंटी फॉर्म है। एंटी फॉर्म क्या होती है? स्टैगर्ड की दो फॉर्म है कि अगर बल्कि ग्रुप्स के दरमियान जो एंगल है, ये बल्कि ग्रुप और ये बल्कि ग्रुप, वो 180 का है। ये देख रहे हैं आप एक दूसरे के अपोजिट हैं, 180 के एंगल पर है ना। तो अगर बल्कि ग्रुप्स के दरमियान एंगल 180 का है तो वो एंटी फॉर्म कहलाएगी स्टैगर्ड की। और ये वाली जो फॉर्म है ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है, लेकिन है पार्शली इक्लिप्स्ड। पार्शली क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो दो डिफरेंट ग्रुप के दरमियान अगर एंगल जीरो होगा तो वो पार्शली होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखे, ये जो होगी, ये वाली जो फॉर्म होगी, यहाँ डायहेड्रल एंगल 60 है, तो इसको गूच फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गूच फॉर्म। ऐसी फॉर्म जिसमें डायहेड्रल एंगल जो होता है वो जीरो होता है, उसको गूच फॉर्म कहते हैं। इसके बाद अगर डायहेड्रल एंगल जीरो आ जाए और सेम ग्रुप्स के दरमियान एंगल जीरो हो तो उसको फुल्ली इक्लिप्स्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल्ली इक्लिप्स्ड बोलते हैं। तो सर ये चारों फॉर्म मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ओवरऑल दोबारा से बता देता हूँ। स्टैगर्ड की दो फॉर्म है। एंटी, जब बल्कि ग्रुप के दरमियान बॉन्ड एंगल 180 हो, एंड गुच फॉर्म, जब बॉन्ड एंगल बल्कि ग्रुप्स के दरमियान 60 डिग्री हो। फिर इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड, आइडेंटिकल ग्रुप ओवरलैप करें, पार्शली, पार्शली, जब नॉन आइडेंटिकल ओवरलैप करें। नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स क्या करें? आपस में ओवरलैप करें, उसको पार्शियल बोलते हैं। और अब इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो एंटी जो होता है ये गूच फॉर्म का सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर आपका आता है गूच फॉर्म, फिर आता है आपका पार्शली इक्लिप्स्ड, फिर आता है फुल्ली
इक्लिप्स्ड। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है इन चारों का जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। बाकी आप चाहें तो इसके कन्फर्मर मजीद किसी और के बनाकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक और टॉपिक है जिसका नाम है गूच इफेक्ट। ये क्या होता है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। याद रखिए जो गूच इफेक्ट होता है, मोस्ट बल्कि सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो ऑक्युपाई करता है गूच पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लोन पेयर। इसको गूच इफेक्ट कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप होता है ना, वो गूच पोजीशन ऑक्युपाई करता है। गूच पोजीशन कौन सी होती है? 60 डिग्री वाली। और इसको आप गूच इफेक्ट कहते हैं। और देखा यह गया है जो गूच इफेक्ट होता है वो बेसिकली रिपल्शन को मिनिमाइज कर देता है। रिपल्शन मिनिमम होती है 60 के एंगल पे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, CH3 CH2 NH ठीक है। यहाँ पे 1 और 2। अब सर आप जब इनका ड्रा करते हो कन्फर्मर, तो जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होगा वो ये होगा। यहाँ लोन पेयर आएगा और यहाँ CH3 आएगा। तो मतलब जो बल्कि ग्रुप था इनका सबसे ज्यादा CH3, वो ऑक्युपाई करेगा 60 का एंगल। तो ये जो फॉर्म होती है इसमें देखा जाता है कि रिपल्शन लीस्ट होती है। ठीक हो गया। रिपल्शन लीस्ट होने की वजह से इसको हम कहते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर होता है। ठीक है, तो इसी को गूच इफेक्ट कहते हैं कि जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होता है वो गूच पोजीशन को ऑक्युपाई करता है। इसी को आप गूच इफेक्ट बोल देते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ही हम एंड करते हैं। कोई सवाल है आपका यहाँ तक तो बताएं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम वो स्टार्ट करेंगे। साइक्लिक थोड़ा सा देखेंगे जी। यहाँ एंटी बन ही नहीं रहा। अगर एंटी बन रहा होता तो फिर हम देखते। यहाँ एंटी बनता ही नहीं है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है।